नमस्कार, मैं वामपंथी पत्रकार। आप लोगों ने आज एक चिट्ठी पढ़ी होगी जो देश की सबसे हिंसक और आतंकी विचारधारा के पोषितों के पास से मिली है। न सिर्फ एक प्रतिबंधित संगठन अपने साल भर के गोला बारूद के लिए करोड़ों रुपयों के इंतजाम की बात करता दिखता है इस चिट्ठी में, बल्कि देश को बचाने के नाम पर राजीव गांधी की हत्या के तरीके को अपनाते हुए मोदी को किसी रोड शो में बम से उड़ाने की बात बहुत ही सहजता से कह जाता है। आखिर कम्यून की बात करने वाले, जिनका प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है, वो लोकतंत्र में क्यों यकीन रखेंगे? उनके लिए तो सच वही है जो वो मानते हैं। चूंकि उनका कोई कॉमरेड अपनी पार्टी का संविधान और पार्टी लिटरेचर पढ़ लेता है तो वही परम सत्य हो जाता है, क्योंकि उससे बाहर जो भी है वो झूठ है। परसों 5 आतंकी पकड़े गए थे, जिन्होंने न सिर्फ दलित अधिकारों की बात करने वाले एक्टिविस्ट का मुखौटा ओढ़ रखा है, बल्कि वो हर आतंकी मित्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखते हैं। इनके कई साथी अलग अलग राज्यों के हवालातों में देश विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण सड़ रहे हैं, लेकिन तंत्र पर इनके पुराने इन्वेस्टमेंट होने के कारण थोड़ी जान अभी भी बाकी है और अंत समय में ये फड़फड़ा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और चुनावी स्थिति है, देश की राजनीतिक परिस्थिति है, तो इनको कुछ भी फायदा फ्यूचर में होता तो दिखता नहीं है पार्टी के तौर पर। गजब की बात यह भी है कि दलितों और आदिवासियों को अपने निजी स्वार्थ के लिए उकसाकर मारने वालों ने उस चिट्ठी में उनके हितों की बात की है और कहा है कि वर्तमान सरकार उन्हें तबाह कर रही है, लेकिन अंत में बेचारे ये भी कह गए कि पार्टी ही सर्वोपरि है, आदमी नहीं। यही कारण है कि भीमा कोरेगांव में हिंसा कराते हैं ये लोग और झूठी अफवाह फैलाकर इन्हीं दलित और आदिवासियों को मरने के लिए एक भीड़ का हिस्सा बनाकर छोड़ देते हैं, ताकि इनकी पार्टी का नाम हो और लगे कि इनकी विचारधारा जो है जिंदा है। क्योंकि ऐसे आंदोलनों की सफलता जो है, कितना ये हिंसक हो गया, कितने लोगों को आग से जला दिया गया, कितनी प्रॉपर्टी का नाश हुआ, उसी के मानदंड पर आंका जाता है। इनकी विचारधारा अब महज 3-4 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजों में सिमट कर रह गई है, जहां के चुनाव को जीतकर ये बराबर हल्ला करते हैं कि देश का युवा ये चाहता है, देश का युवा चाहता है, मोदी को नकार दिया है। मतलब 3 यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़े हो, वो जीते हो, जिसके बाद तुम सिर्फ ये डिसाइड कर पाते हो कि हॉस्टल में चम्मच और कांटा खाने में इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, और तुम बता रहे हो कि देश के युवाओं ने मोदी को नकार दिया, जिसकी लगातार एक के बाद एक राज्यों में सरकार बनती ही जा रही है। बाद में ही इन पार्टियों के जो छात्र नेता होते हैं वो लड़कियों को सीडी देने के बहाने अपने कमरों में बुलाते हैं और नशा खिलाकर उनका बलात्कार करते हैं। बलात्कारों से याद आया कि जेएनयू जैसी संस्थाओं में इन्होंने लड़कियों को हमेशा अपने विरोधियों के लिए एक एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया है। न सिर्फ विरोधी पार्टी के प्रत्याशियों पर सेक्सुअल ऑफेंसेस के चार्जेस लगवाए हैं, बल्कि ब्लैकमेलिंग का सहारा लेकर कई बार उन्हें चुनाव न लड़ने पर मजबूर भी किया है। इन्हीं विश्वविद्यालयों में सुदूर प्रदेशों से आई सीधी लड़कियों का शारीरिक शोषण और बलात्कार इनके नेता लगातार करते रहे हैं, और जब तक साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद लड़की को होश आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, तब तक वो ना तो घर वालों को कुछ कहने की स्थिति में होती है, ना ही उसके पास पुलिस के पास जाने का विकल्प बचा होता, क्योंकि ये उसे ब्लैकमेल करते हैं कि उसको बदनाम कर दें। साधारण परिवारों से आई लड़कियों को ये अपना शिकार बनाते रहते हैं और अपनी विचारधारा के ईंधन में इनके शरीर का इस्तेमाल लगातार होता रहता है। जब विचारधारा का स्तर इतना गिरा हुआ हो, धन की लगातार कमी हो रही हो, अपने विचारधारा की सरकारें देश और दुनिया दोनों ही जगहों से गायब होती जा रही हो,
और इनके द्वारा हथियाए इलाकों को सरकार लगातार वापस अपने नियंत्रण में ले रही हो, तो इनका कुलबुलाना लाजमी है। अब इनका प्रभाव क्षेत्र बस चंद पेपरों के कॉलम लिखने वाले और टीवी पर आने वाले पतित पैनलिस्टों के रूप में सिमट कर रह गया है। जब विचारधारा के अस्तित्व पर इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगते हों तो जाहिर है कि पार्टी के संविधान की माला जपने वाले किसी सीधे पार्टी मेंबर के गले में बम बांधकर मोदी के पास भेज भी सकते हैं। जिस तरह का मानसिक दिवालियापन इनके काडरों में दिखता है, उससे लगता है कि खुद को उड़ाने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे। हम उस देश में हैं जहां इस चिट्ठी को भी शायद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान ली जाए। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने तो बस लिखा ही है कि जान ले ली जाए, ये तो एक सामान्य सी अभिव्यक्ति है। ऐसे लिखने वाले तो रोज फेसबुक पर धमकियां देते रहते हैं। कुछ लोग ये कह देंगे कि ये चिट्ठी सरकार ने प्लांट करवाई है इन्हें फंसाने के लिए। कुछ कह देंगे कि ऐसी कोई चिट्ठी है ही नहीं, ये भाजपा आईटी सेल का कमाल है जिसने पुलिस को बोला है कि इसे लीक कर दे। ये वही लोग हैं जो गौरी लंकेश की हत्या के आधे घंटे के बाद ये बता देते हैं कि हत्या किसने की थी। आपके दोस्तों में भी ऐसे हिंसक और आतंकी लोग होंगे, उन्हें पहचानिए। अगर वो नया वामपंथी बना है तो उसे बाहर निकालिए। अगर वो घाघ है तो उसे ब्लॉक कीजिए या रोज घेर कर सवाल कीजिए कि उसके बाप, चाचा और दादा ये हिंसा की राजनीति कब छोड़ेंगे। आखिर किस लोकतंत्र की बात हो रही है कि बहुमत से चुनी पार्टी और उसके द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री की हत्या की बात की जा रही है, उसे बचाने के नाम पर। आखिर किस जमाने में हम लोग रह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री बने शख्स या उसकी पार्टी की विचारधारा को दबाने के लिए प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। चुनाव में तो सबके रास्ते खुले हुए हैं। अगर ये लोग दलितों और आदिवासियों के हिमायती हैं तो ऐसे राज्यों और इस देश में उनकी सरकार क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि संख्या बल पर तो दलित और आदिवासी अभी भी बहुमत में है। 31-32% वोट आपको चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो आखिर लगभग 3/4 दलितों और आदिवासियों वाले देश में इनकी सरकारें क्यों नहीं बन रही? जाहिर है कि जिन जंगलों में इन्होंने आदिवासियों और दलितों को फुसलाकर उन्हें अपनी ढाल बनाकर रखा हुआ है, वहां विकास तो ये होने नहीं दे रहे। सड़कें बनाने वालों को नरसंहार में मार देते हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए आते हैं उन्हें ये घेर कर एम्बुश कर देते हैं। शिक्षकों को पढ़ाने नहीं देते, गोली के दम पर महिला कार्यकर्ताओं का लगातार बलात्कार करते हैं। ऐसे लोगों को कोई आदिवासी या दलित क्यों वोट देगा? इनके पत्रकारों पर बलात्कार और यौन शोषण के इल्जाम लगाने वाली लड़कियां आपको बहुतायत मिल जाएंगी अगर आप खोजना चाहें। इनके चंगुल से भागी महिलाएं जो पार्टी के लिए समर्पित थी, जो सीरियस थी कि हाँ हम पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं, भले उसका माइंड वॉश किया गया कि तुम्हारा शरीर जो है कम्यून की प्रॉपर्टी है और इसका इस्तेमाल होने दो, ये पार्टी के लिए है। उसके बावजूद मतलब तन के स्तर तक जो समर्पित थी, उसका इस्तेमाल सिर्फ सेक्स के लिए क्यों होता है इन जंगलों में? जो बाहर आना चाहते उनकी हत्या क्यों कर दी जाती? जंगलों में माओ और लेनिन की ये नाजायज औलादें आखिर कौन सी व्यवस्था चलाते हैं जहां महिलाओं को सेक्स स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? जिन आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हुए ये वर्तमान सरकार को फांसीवादी कहते हैं, उन्हीं के घरों में घुसकर ये बलात्कार और हत्याएं क्यों करते हैं? ये घटिया लोग हमें वैचारिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाएंगे। ये बताएंगे कि लोकतंत्र कैसे चलना चाहिए। आतंकियों को बाहर निकलवाकर समानांतर सेना बनाकर ये उन तमाम इलाकों को विकास के नक्शे पर आने नहीं देना चाहते जहां ये सालों से काबिज है। अब यहां सेना एक और सुरक्षा बल तय योजना के तहत घुसकर इन सुअरों को निकालकर मार रही है और इन्हें नाकाम कर रही है और इन इलाकों को इन घृणित आतंकियों के कब्जे से छुड़ा रही है। तो ये बिलबिला रहे। यही कारण है कि इन्हें लगता है कि हड़बड़ाहट में मोदी को मार देने से इनकी विचारधारा बची रह जाएगी। लोग इनके बारे में बातें तो कम से कम करें।
किसी को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 2 बोतल दारू और आधा किलो मुर्गा पर हर वामपंथी बिकने को तैयार है। मैंने देखा है अपने आदर्शवादी वामपंथी मित्रों को विचारधारा की टाइट लंगोट को पैसों के लिए उतारकर फेंकते हुए। इनके सुसाइड बॉम्बर को दारू और मुर्गा दे दो तो भी तैयार हो जाएगा। वो तो इतने में मान जाएगा कि आधा काम होने के पहले और आधा काम के बाद सेक्स ऑफर कर दो तो अपने परिवार के साथ ही सुसाइड बॉम्बिंग को अंजाम दे सकते हैं। ये तो इतने छिछले गिरे और बेकार के कार्यकर्ता होते हैं कि इनको 72 हूरों के मिलने का पाठ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फंड और अस्तित्व पर आ रहे संकट की इतनी संकट के कारण फंडिंग इतनी कमी है वामपंथियों में कि इन्हें सनी लियोनी की पोस्टर भी खरीद कर देने का वायदा कर दो तो ये मोदी को बम से उड़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नमस्कार।